सोचिए दोस्तों, साल है 1997। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की के सफर पर आते हैं। उनका एजेंडा सिर्फ ट्रेड या डिफेंस नहीं होता, बल्कि एक छुपी हुई मांग होती है। नेतन्याहू तुर्किश हुकूमत से कह रहे होते हैं, हमें ऑटोमन दौर का असल फिलिस्तीन का नक्शा चाहिए। जी हाँ, वो नक्शा जो तुर्की के आर्चिव में पड़ा था, जो 400 साल तक अल कुद्स और फिलिस्तीन के असल चेहरे को दिखाता था। आखिर नेतन्याहू को ये नक्शा क्यों चाहिए था, और जब तुर्किश प्राइम मिनिस्टर नजमुद्दीन अर्दगान से ये मांग की गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये कहानी सिर्फ एक मैप की नहीं है, ये कहानी है यरूशलेम के मुस्तकबिल की। और इस कहानी में शामिल है दो बहुत बड़े नाम, नेतन्याहू और अर्बकान, और बाद में रेसेप तैयब अर्दोगान, जो इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी कहानी आपको हम अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। 1997 का ज़माना मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत क्रूशियल फेज था। ये समझना ज़रूरी है कि उस वक्त की सियासत कैसी थी और किस वजह से नेतन्याहू ने तुर्किश से फिलिस्तीन का मैप मांगा था। 1993 यानी 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO एक दूसरे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद लोगों को लगा था कि शायद अब शांति का रास्ता निकल आएगा, लेकिन 1995 में इसराइल PM यज़दिक रबिन का कत्ल हो गया। रबिन की जगह आने वाले लीडर्स ने हार्डलाइन स्टैंड लेना शुरू कर दिया। 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के सबसे यंग PM बने। नेतन्याहू का अप्रोच पूरी तरह रबिन से अलग था। वो फिलिस्तीनियन के साथ पीस प्रोसेस को स्लो करते गए। नेतन्याहू ज़्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी के थे। उनका मानना था कि जेरूशलम हमेशा के लिए इसराइल की राजधानी है। ये स्टैंड नेचुरली फिलिस्तीनियंस और अरब कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं था। तुर्की हिस्टोरिकली एक ब्रिज था, एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड, दूसरी तरफ नाटो और वेस्ट। 1990 के दौरान तुर्की और इसराइल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रेड बढ़ने लगा था, लेकिन 1996 के 97 में तुर्की का प्राइम मिनिस्टर बना नजमुद्दीन अर्बकान, जो एक इस्लामिक माइंडसेट लीडर था। अर्बकान ओपनली फिलिस्तीन के सपोर्टर्स और ज़ायनिस्ट पॉलिसीज के क्रिटिक्स के तौर पर मशहूर थे। जेरूशलम यानी अल कुद्स हमेशा से मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। इसराइल कहना चाहता था कि पूरा जेरूशलम उनका हिस्सा है, जबकि पैलेस्टीनियंस ईस्ट जेरूशलम को अपनी फ्यूचर कैपिटल मानते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इसराइल को ऑटोमन दौर के मैप्स और रिकॉर्ड्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें जेरूशलम और पैलेस्टीनियंस की ओरिजिनल बाउंड्रीज मेंशन थी। 1997 तक इसराइल पैलेस्टीनियन टॉक रुक चुकी थी। गजा और वेस्ट बैंक में क्लैशेस बढ़ गए थे। अरब वर्ल्ड में एक सेंटीमेंट बन रहा था कि नेतन्याहू शांति का रास्ता बंद कर रहा है। ऐसे वक्त में नेतन्याहू ने तुर्की का रुख किया, जहां उसने पैलेस्टीन के पुराने मैप्स देखने की डिमांड की। 1997 का वक्त मिडिल ईस्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ओस्लो अकॉर्ड की उम्मीदें टूट चुकी थी। नेतन्याहू इसराइल के PM बन चुके थे और उन्होंने पीस प्रोसेस को रोक दिया था। तुर्की जो एक तरफ वेस्ट के साथ था और दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा भी था, उस वक्त एक इस्लामिक लीडर अर्बकान के हाथ में था। और इसी बैकग्राउंड में नेतन्याहू ने तुर्की से पैलेस्टीन का पुराना नक्शा मानने की कोशिश की, जिसके जवाब एक सिंबॉलिक रिफ्यूजल में बदल गया। 1997 में बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की का एक ऑफिशियल दौरा किया। उस वक्त तुर्की और इसराइल के बीच रिश्ते दिखने में अच्छे लग रहे थे। दोनों के डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन हो रहे थे, मिलिट्री कोऑपरेशन हो रही थी और ट्रेड भी बढ़ रहा था। लेकिन नेतन्याहू के सफर का एक हिडन एजेंडा भी था। नेतन्याहू ने तुर्किश PM नजमुद्दीन अर्बकान से एक खास रिक्वेस्ट की, हमें ऑटोमन दौर का असल फिलिस्तीन का नक्शा चाहिए। जो रिकॉर्ड्स आपके आर्काइव्स में है, उन्हें इसराइल के रिसर्चर्स को दे दीजिए। ये सिर्फ एक एकेडमिक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिमांड थी। ऑटोमन एम्पायर के दौर 1517 से 1917 में पैलेस्टीन की बाउंड्रीज और लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिशियली मेंटेन होते थे। ये रिकॉर्ड तुर्की ने ऑटोमन आर्काइव्स यानी इस्तांबुल में रखे गए थे। अगर इसराइल के हाथ ये पुराने मैप्स लग जाते तो नेतन्याहू उन्हें एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। जेरूशलम को इसराइल का हिस्टोरिकल कैपिटल साबित करने के लिए
पैलेस्टीनियन लैंड क्लेम को वीक करने के लिए, इंटरनेशनल स्टेज पर अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। नेतन्याहू की आइडियोलॉजी थी यरूशलेम हमेशा से इसराइल का हिस्सा था। उनके लिए ऑटोमन रिकॉर्ड्स एक तरह का प्रूफ बन सकते थे जिससे वो कह सकें, देखिए हिस्ट्री में भी यरूशलेम और अल कुद्स पर हमारा हक था। ये डिमांड एक तरह से तुर्की की लॉयल्टी टेस्ट करने जैसी थी। क्या आप इसराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करोगे या फिलिस्तीन के? नजमुद्दीन अरबकान, जो उस वक्त तुर्की के पीएम थे, एक इस्लामिक मूवमेंट से निकले लीडर थे। उनके लिए पैलेस्टाइन सिर्फ एक सियासी मसला नहीं था, बल्कि एक अकीदा और उम्मा की विरासत का इशू था। जब नेतन्याहू ने ये डिमांड रखी तो अरबकान तुरंत समझ गए कि इसका नतीजा पैलेस्टाइन के हक में खतरा बनेगा। नेतन्याहू ने तुर्की से कहा था कि हमें ऑटोमन दौर के असल पैलेस्टाइन के मैप दीजिए। जाहिर है दोस्तों, ये सिर्फ एक हिस्ट्री की किताब का पेज नहीं था। ये मैप इसराइल के लिए एक सियासी हथियार बन सकते थे जिससे वो यरूशलेम पर अपना क्लेम और मजबूत करते। लेकिन अरबकान ने तुरंत समझ लिया कि ये रिक्वेस्ट असल में पैलेस्टाइन के हक को कमजोर करने की कोशिश है। जब नेतन्याहू ने ऑटोमन आर्कीव से पैलेस्टाइन का पुराना नक्शा मांगने की बात की तो तुर्किश पीएम नजमुद्दीन अरबकान ने उसे बहुत गौर से सुना। उन्हें तुरंत समझ आया कि ये सिर्फ एक एकेडमिक या आर्कियोलॉजिस्ट डिमांड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैप है। अरबकान ने नेतन्याहू की आंखों में देखकर कहा, ये नक्शा हम आपको नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि उम्मा की अमानत है। अरबकान जानते थे कि अगर तुर्की ने ये मैप इसराइल को दे दिया तो इसराइल अपने हिस्टोरिकल और रिलीजियस क्लेम को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा। पैलेस्टाइन का नैरेटिव को दुनिया के सामने वीक कर दिया जाएगा। अल कुद्स यानी यरूशलेम के मसले पर मुस्लिम की पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया कि ये मैप किसी भी सूरत में इसराइल के हाथ नहीं आना चाहिए। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अरबकान का नंबर सिर्फ एक वर्ड नहीं था, ये था मुस्लिम उम्मा के हक में एक बोल्ड स्टैंड। इसराइल को एक क्लियर सिग्नल थी कि तुर्की उनके ज़ायनिस्ट नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनेगा और दुनिया को ये मैसेज की तुर्की अब भी फिलिस्तीन की विरासत का गार्जियन है। कहा जाता है कि नेतन्याहू ने इस रिफ्यूजल को एक डिप्लोमेटिक इंसल्ट माना। उनका मानना था कि तुर्की इजराइल के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं तो तुर्की उनके लिए सपोर्टिव होगा। लेकिन जब अरबकान ने ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर दिया तो नेतन्याहू बहुत नाराज हुआ और इस मीटिंग का माहौल भी थोड़ा टेंस हो गया। अरबकान का ये डिसीजन सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का नहीं था बल्कि उनके अपने मुल्क के अंदर भी बहुत अहमियत रखता था। तुर्की के लोगों, खासकर इस्लाम पसंद अवाम ने अरबकान की तारीफ की। उन्होंने कहा, ये है असली लीडर जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन तुर्की के सेकुलर मिलिट्रीज और वेस्ट अलाइनमेंट लोगों को लगा कि अरबकान ने इसराइल के साथ अननेसेसरी क्लैश किया है। जब नेतन्याहू ने मैप मांगा तो अरबकान ने सीधा इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा की अमानत है। ये नंबर एक सिंबॉलिक थप्पड़ था इसराइल के नैरेटिव पर। नेतन्याहू नाराज हुआ, लेकिन अरबकान ने दुनिया को दिखा दिया कि तुर्की फिलिस्तीन की विरासत बेचने वाला नहीं है। दोस्तों, आपने फिलिस्तीन के इस मैप से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें सुना होगा और देखा होगा कि तैयब अर्दोगान ने 1997 में ये मैप नहीं दिया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि तैयब अर्दोगान उस वक्त सिर्फ इस्तांबुल के मेयर थे, ना कि तुर्की के पीएम। उस वक्त पीएम थे नजमुद्दीन अरबकान। अर्दोगान इस्तांबुल के मेयर थे जो 1994 से 1998 तक रहे। अर्दोगान और अरबकान का ताल्लुक एक ही पॉलिटिकल मूवमेंट से था, मिली गौरेस मूवमेंट, यानी इस्लामिक ओरिएंटल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अरबकान उनके मेंटोर और लीडर थे। अर्दोगान उनके डिसिप्लिन और पॉलिटिकल सक्सेसर बन गए। जब नेतन्याहू ने 1997 में फिलिस्तीन के पुराने ऑटोमन मैंस तुर्की से मांगे तो डायरेक्टली अर्दोगान इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनका आइडियोलॉजिकल कैंप अरबकान और रफा पार्टी जो इस मसले को हैंडल कर रहा था वो इसमें इन्वॉल्व थे। जब अर्दोगान 2003 में प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद उन्होंने ओपनली फिलिस्तीन काउस को चैंपियन करने शुरू किए। 2009 में डाउस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर उनका फेमस वॉक आउट हुआ जब उन्होंने इजरायली प्रेसिडेंट शिमोन पेरेस को गजा अटैक पर कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा, यू नो वेरी वेल हाउ टू किल चिल्ड्रन। ये मूवमेंट उनकी आइडेंटिटी बन गया एज अ डिफेंडर ऑफ पैलेस्टीन। अर्दोगान ने बार बार स्पीचेस में कहा, यरूशलेम हमारा डेडलाइन है,
अल कुद्स मुस्लिम उम्मा का कैपिटल है। इस वजह से उनका नाम अक्सर 1997 वाली कहानी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे वो तब भी इन्वॉल्व थे। उनके लीडरशिप में तुर्की ने अल अक्सा मस्जिद के इशू पर इसराइल को ओपनली क्रिटिसाइज किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास दोनों को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, अपने आप को उम्मा का गार्ड और जेरूशलम का प्रोटेक्टर प्रेजेंट किया। लोगों को लगता है कि 1997 में नेतन्याहू अर्बगान वाली मैप डिमांड वाली कहानी में एर्दोगान डायरेक्टली शामिल थे, जबकि असल में वो तब सिर्फ मेयर थे। लेकिन क्योंकि उनका नाम पैलेस्टीनियन और जेरूशलम के काउस से इतना क्लोजली लिंक हो गया, इसलिए बाद के रिसर्चेस और मीडिया में उनका जिक्र बार बार आता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है, 1997 में जब नेतन्याहू ने तुर्की से फिलिस्तीन का पुराना नक्शा मांगा था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नजमुद्दीन अर्बगान, ना कि रजब तैयब अर्दोगान। अर्दोगान उस वक्त इस्तांबुल के मेयर थे, लेकिन क्योंकि अर्दोगान बाद में फिलिस्तीन के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक बन गए, लोग अक्सर उनका नाम इस पूरी कहानी में लेते हैं। 2009 के दावोस फोरम पर उनका इजरायली प्रेसिडेंट से तकरार और अल कुद्स को मुस्लिम कैपिटल कहना उनकी पहचान बन गया। यानी अर्दोगान ने 1997 में इसराइल को इनकार कर दिया और अर्दोगान ने उस लेगेसी को 2000 में आगे बढ़ाया। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 1997 में अर्दोगान ने इनकार कर दिया था और अर्दोगान से उस वक्त इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त इस्तांबुल के मेयर थे। अर्दोगान के मैप देने से इनकार ने इसराइल को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया। नेतन्याहू ने ये मैप एक हिस्टोरिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना था, लेकिन उनका प्लान था कि अगर ये पुराना ऑटोमन आर्काइव का मैप उनके पास आ जाता तो वो दुनिया को कह सकते थे, देखिए जेरूशलम हिस्टोरिकली हमारा था, तुर्की खुद इसे कंफर्म कर रहा है। जब ये मौका हाथ से निकल गया तो इसराइल को अपना प्रोपेगेंडा स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा टूल नहीं मिल सका। अर्दोगान का ये स्टेप तुर्की के लिए एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री था। मुस्लिम उम्मा के बीच तुर्की की इमेज एक प्रोटेक्टर ऑफ जेरूशलम के तौर पर उभर के आई। अरब वर्ल्ड, खासकर जॉर्डन और फिलिस्तीन ने तुर्की की इस स्टैंड को अप्रिशिएट किया। दुनिया के मुस्लिम ने देखा कि एक लीडर ने इसराइल के सामने बोल्ड होकर नो कहा। अरब लीडर्स जो अक्सर अपनी सर्वाइवल पॉलिटिक्स के चक्कर में इसराइल को सपोर्ट या इग्नोर करते थे, उनके लिए अर्दोगान एक इंस्पिरेशन बन गए। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और हमास दोनों ग्रुप ने अर्दोगान के इस फैसले को उम्मा के लिए एक पॉजिटिव साइन माना। इसके बावजूद अरब रिजीम पब्लिकली तुर्की को ओपनली सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका वेस्ट के साथ अपना ताल्लुक था। वेस्ट स्पेशली US और यूरोप ने इस इंसिडेंट को एक नेगेटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा, क्योंकि उस वक्त तुर्की नाटो का मेंबर था और उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो इसराइल के साथ मिलकर चलेंगे। जब अर्दोगान ने नेतन्याहू की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया तो वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें एक इस्लामिस्ट हार्डलाइनर के तौर पर पोर्ट्रे किया। तुर्की के सेकुलर आर्मी और एलिट्स को लगा कि अर्दोगान का ये स्टेप वेस्ट और इसराइल के साथ रिलेशन खराब कर देगा। यही वजह बनी कि कुछ महीने बाद मिलिट्री ने इनडायरेक्टली अर्दोगान पर प्रेशर डालना शुरू किया। इससे उनकी हुकूमत बहुत वीक हो गई और इवेंचुअली उन्हें रिजाइन करना पड़ा। मतलब नेतन्याहू से इनकार करना एक प्रिंसिपल विक्ट्री था, लेकिन उनका पॉलिटिकल कॉज भी अर्दोगान को देना पड़ा। आज भी पैलेस्टाइन और मिडिल ईस्ट के इंटेलेक्चुअल सर्कल में इस कहानी को याद किया जाता है। अर्दोगान का नो एक रिमाइंडर है कि कभी कभी एक डॉक्यूमेंट्स, एक नक्शा या एक वर्ल्ड भी जियोपॉलिटिकल का रुख बदल सकता है। इसराइल के लिए ये एक लॉस अपॉर्चुनिटी थी और तुर्की के लिए ये एक मॉरल विक्ट्री जो अभी तक याद रखी जाती है। अर्दोगान का एक इनकार ने इसराइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया। ये उनके प्रोपेगेंडा के लिए एक बड़ा झटका था। अरब वर्ल्ड ने इसे एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस माना, वेस्ट ने इसे इस्लामिस्ट हार्डलाइनर स्टेप कहा और तुर्की के अंदर मिलिट्री और सेकुलर ग्रुप ने अर्दोगान पर प्रेशर बनाया। लेकिन ये एक ऐसी कहानी बन गई जो आज तक याद है। एक मुस्लिम लीडर ने कहा, अल कुद्स उम्मा की अमानत है, इसका नक्शा हम नहीं देंगे। दोस्तों, एक नक्शा देने से इनकार करना शायद दुनिया के लिए एक छोटी सी बात थी, लेकिन असल में ये एक बड़े सियासी पैगाम का इजहार था। अर्दोगान ने इसराइल के सामने नो कहकर दुनिया को ये याद दिलाया कि अल कुद्स सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उम्मा की अमानत है। इसराइल को अपने प्रोपेगेंडा के लिए
जिस हिस्ट्री की तस्दीक चाहिए थी वो उन्हें कभी नहीं मिल सकी और तुर्की अपने मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ और मजबूत होकर सामने आया। बाद में अर्दोगान ने इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया और उनका हर जुमला, हर स्पीच, हर स्टेप ये कह रहा था, यरूशलेम हमारी डेडलाइन है। आज भी जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो ये एक रिमाइंडर बन जाती है कि सियासत में नक्शे और डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होते, बल्कि उनके पीछे एक कौम की तकदीर लिखी होती है। और अर्दोगान का एक जुमला आज भी गूंजता है, अल कुद्स बेचने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। दोस्तों, आज भी दुनिया के बहुत से मुस्लिम ममालिक इस बात पर गर्व करते हैं कि 1997 में अर्दोगान ने जो विक्ट्री हासिल की थी, जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू को इनकार कर दिया था, वो हमारी एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। और आज 28 साल बाद जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर से उसी नक्शे की मांग की थी, तब भी हमारा उनको वही जवाब है जो हमने उन्हें 1997 में दिया था। दोस्तों, ये कहानी यहाँ मुकम्मल होती है। इस पूरी कहानी में आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त नवाज खान।